अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीएमसीबी अकेडमी। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुदा आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट। बिल्कुल चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक में हम डिस्कस किया था एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आज वाले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या है भाई? तो चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो बच्चे, डेफिनेशन आपको ये कहती है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट्स इनटू अ स्केलर क्वांटिटी। अगर दो वेक्टर्स का आप क्या लें? प्रोडक्ट ऑफ किसका? प्रोडक्ट टू वेक्टर्स का। दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट ले और प्रोडक्ट लेने के बाद जो उसका रिजल्ट आए, रिजल्ट क्या आए आपके पास? एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए, तो उसे हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। अब आप कहेंगे सर प्रोडक्ट क्या होता है? भाई प्रोडक्ट लेने का मतलब होता है दो चीजों को ज़रब दे दे। ज़रब देने के बाद जो आंसर आता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ पे किसको ज़रब देनी है? दो वेक्टर्स को ज़रब देनी है। दो वेक्टर्स को ज़रब दें और जवाब क्या आए? स्केलर आए। तो इस मल्टीप्लिकेशन को, इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और आप लोगों के लिए सिंपल कर देता हूं। एक वेक्टर जे है, एक वेक्टर जे है, यानी वेक्टर वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है और उसका आंसर क्या आ रहा है भाई? स्केलर आ रहा है। अगर वेक्टर वेक्टर से मल्टीप्लाई हो और आंसर स्केलर हो तो इसे हम बोलते हैं ये क्या है? स्केलर प्रोडक्ट। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के आंसर को प्रोडक्ट बोलते हैं और जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है? स्केलर आ रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे। हाँ, इसका एक और नाम भी है, क्योंकि हम इसे डॉट से जाहिर करते हैं, दरमियान में डॉट लगाते हैं, तो इसलिए इसे हम डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। आंसर स्केलर आ रहा है इसलिए स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे, और जाहिर इसे करते हैं डॉट से, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। जब भी दो वेक्टर्स दरमियान डॉट लगा होगा तो आप फौरी कह देंगे ये आपके पास डॉट प्रोडक्ट है, और दूसरा नाम क्या है? स्केलर प्रोडक्ट है। तो अब हम इसे देखते हैं कि मैथमेटिकली इसका फार्मूला क्या है। तो मैथमेटिकली इसका फार्मूला क्या है? दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर को मैंने ए का नाम दिया, दूसरे वेक्टर को मैंने बी का नाम दिया, और दरमियान में क्या लगा दिया? डॉट लगा दिया। ये डॉट से पता चल रहा है कि ये कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। तो जब हम इसे मैथमेटिकली लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? ए डॉट बी किसकी इक्वल होगा? ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे बड़े कंफ्यूज होंगे, सर कॉस क्यों आया, साइन क्यों नहीं आया? भाई सब कुछ बताऊंगा। अब इसे ए बी कॉस थीटा ही क्यों कहते हैं? ये सारी चीजों का आंसर मैं अभी आपको देने लगा हूँ इसके एक्सप्लेनेशन में। तो इन चीजों के आंसर देने के लिए मैं यहाँ पे दो वेक्टर्स कंसीडर करूंगा, उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके आपको ये फार्मूला मैं प्रूव करके दिखाऊंगा ये फार्मूला कैसे आया। तो फिर चले देर किस बात की, इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखें जी, हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। उस कोऑर्डिनेट सिस्टम का हमने जस्ट फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिया है, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपके पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो हमने इन दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, मतलब इन दो वेक्टर्स का हमने स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले आपने क्या करनी है? दोनों वेक्टर की टेल्स को आपस में मिला देना है। अगर आपको नजर आ रहा है तो ब्लैक की टेल और रेड की टेल आपस में मिली हुई है, जिसके बाद इन दोनों के दरमियान कितना एंगल बन गया? थीटा एंगल बन गया। अब ए डॉट बी फाइंड करने का मैं यहाँ पे फार्मूला लिखने लगा हूँ। हमने ए डॉट बी कैसे फाइंड करना है? तो ए डॉट बी किसकी इक्वल होता है जी? ए डॉट बी इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए। फर्स्ट वेक्टर का आपने पूरे के पूरा मैग्नीट्यूड लेना है, देन क्या करना है? कंपोनेंट ऑफ बी, बी का कंपोनेंट लेना है। कौन सा कंपोनेंट लेना है? पैरेलल टू ए। जो ए का, सुन ले, ए का पूरा मैग्नीट्यूड और बी का कंपोनेंट लेना है, पूरा वेक्टर नहीं लेना, बी का कंपोनेंट लेना है। और कौन सा कंपोनेंट लेना है? जो ए के साथ पैरेलल है। ए के साथ पैरेलल होने का मतलब क्या है? जो ए की डायरेक्शन में आ रहा है, जिसकी डायरेक्शन ए की डायरेक्शन वाली है, तो वो कंपोनेंट लेंगे। तो इसका मतलब है हमें बी वेक्टर के यहाँ पे कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बी वेक्टर के कंपोनेंट्स बना लेते हैं। तो देखिएगा, जहां से बी वेक्टर खत्म हो रहा है वहां से हम एक सीधी लाइन नीचे ड्रा करेंगे। ये हो गया जी बी का वाई कंपोनेंट, और ये हो गया जी बी का एक्स कंपोनेंट। ठीक है, दो कंपोनेंट्स हो गए, बी वाई और बी एक्स कंपोनेंट। इस फार्मूले की तरफ आ जाते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, जब ए का मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो ऊपर से एरो हटा देते हैं।
अब हमने क्या लेना है, बी का वो कंपोनेंट लेना है जो एक ही डायरेक्शन में है। तो दो कंपोनेंट्स हैं, एक वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल है। अब आप बताएंगे कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो एक ही डायरेक्शन में है। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो बी एक्स है उसकी डायरेक्शन बिल्कुल वही है जो एक ही डायरेक्शन है, इसलिए हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे, बी एक्स लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बी एक्स, किसकी इक्वल आ गया आपके पास, ए डॉट बी की इक्वल आ गया। चलें आगे चलते हैं जी। अब हमें पता है कि जो x कंपोनेंट होता है वो हमेशा cos थीटा की इक्वल होता है, जिसे हम लिख सकते हैं b cos थीटा। हम देखिएगा यहाँ पे एंगल बनता है 90 डिग्री का। 90 के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस और दूसरे एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर और ये वाली साइड होगी बेस। तो यहाँ पे हम cos थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। cos थीटा किसकी इक्वल होता है जी, cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस क्या है आपके पास, बेस आपके पास बी एक्स है, हाइपोटेनस आपके पास बी है, ये आपके पास क्या आ गया cos थीटा, बी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास क्या आ गया बी एक्स इज इक्वल टू बी cos थीटा। अब आपको समझ आ गई होगी कि बी एक्स की जगह पे मैंने बी cos थीटा क्यों मेंशन किया, इसलिए आपका जो ए डॉट बी किसकी इक्वल आ गया, ए बी cos थीटा। जो अब हमने साबित कर दिया कि ए डॉट बी ए बी cos थीटा के कैसे इक्वल आया, बाय यूजिंग डायग्राम का इस्तेमाल करते हुए हमने ये प्रूफ कर दिया कि a डॉट बी किसकी इक्वल है, ए बी cos थीटा के, जो हमने पहले यहाँ पे लिखा था a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। अच्छा अब आप लोग मुझसे ये कहते हैं कि सर ठीक है हमें समझ आ गया कि a डॉट बी ए बी cos थीटा की इक्वल है, लेकिन अब हमें ये बताएं कि b डॉट ए करेंगे तो फिर क्या रिजल्ट आएगा। भाई b डॉट ए करेंगे तो फिर भी आपका आंसर क्या आएगा, ए बी cos थीटा। आप कहेंगे सर b डॉट ए करने से ए बी cos थीटा कैसे आ जाएगा, भाई सब्र कर जाए, इसको भी मैं अभी डायग्राम करके प्रूफ कर देता हूँ। तो ये डायग्राम कोई समझा सकता है, ए डॉट बी वाले सारे समझा लेते हैं, लेकिन बी डॉट ए वाले डायग्राम सब नहीं समझा पाते हैं। वो कहते हैं जी कि बच्चों बस ठीक है सर डायग्राम आप बना लो, नहीं मैं आपको मुकम्मल कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा ये डायग्राम कैसे बनेगी। तो बच्चों वेक्टर्स हमारे बिल्कुल वैसे ही हैं, ये आपके पास ए वेक्टर है और ये आपके पास बी वेक्टर है। देखिएगा जरा, ये आपके पास वही ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, उनकी टेज आपस में मिली हुई हैं। अब यहाँ पे जरा कहेंगे सर आपने ये क्रॉस क्या बना दिया, भाई क्रॉस नहीं बनाया। देखिए ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, बिल्कुल देखिएगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ, देखते रहिएगा। अब मैंने इसको पूरे सिस्टम को घुमा के इस तरह कर दिया है, ये अभी भी इन दोनों के दरमियान 90 का एंगल ये वही रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, लेकिन मैंने इस पूरे सिस्टम को इस तरह घुमा दिया है। आप कहेंगे सर घुमाया क्यों है, बच्चे याद रखिएगा जो पहला वेक्टर होता है ना उसके अलोंग आपने एक्स एक्सिस को लेना होता है। यहाँ पर था ए डॉट बी, आपने ए डॉट बी करना है तो ए के अलोंग आपने एक्स एक्सिस को ड्रा करना है। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने करना है बी डॉट ए। तो अब आपको जो फर्स्ट वेक्टर होगा वो होगा बी, बी की डायरेक्शन होगी वही आपकी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन होगी। तो अब बी डॉट ए को कैसे लिखेंगे, अब बी डॉट ए को आप लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब बी का मैग्नीट्यूड लेंगे, पहले किसका मैग्नीट्यूड लिया था, ए का, मतलब फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है और दूसरे वेक्टर्स के कंपोनेंट्स बनाने हैं। अब यहाँ पे दूसरा वेक्टर क्या है, ए, इसका लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ ए के कंपोनेंट्स बनाएंगे किसके पैरेलल, दूसरे वेक्टर के बी के पैरेलल। तो ए का वो कंपोनेंट लेंगे जो बी वेक्टर के साथ पैरेलल होगा, यानी पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिया और दूसरे का कंपोनेंट ले लिया जो पहले वेक्टर के साथ पैरेलल है। तो अब हम इसे लिखते हैं जी मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या होगा, बी के ऊपर से ये एरो हटा दें जी, ये बी का मैग्नीट्यूड हो गया। अब हमें ए के कंपोनेंट्स ड्रा करने पड़ेंगे, तो एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग होगा और एक कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग होगा। सबसे पहले हम वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट्स ड्रा कर लेते हैं। ये आपके पास क्या है, वाई एक्सिस है, तो इसके अलोंग जो कंपोनेंट ड्रा करेंगे वो बिल्कुल वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। ये आपके पास क्या आ गया, वाई एक्सिस का कंपोनेंट आ गया। तो अब एक्स एक्सिस का कंपोनेंट क्या होगा, भाई बी के अलोंग ही होगा ना। ये आपके पास क्या आ गया, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट आ गया। ये आपके पास ए वाई हो गया और ये आपके पास ए एक्स हो गया। तो हमने लेना कौन सा है, हमने वो लेना है जो बी की डायरेक्शन में है। तो बी की डायरेक्शन में क्या है आपके पास, ए एक्स है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए एक्स। इधर हमने क्या कहा था कि बी एक्स किसकी इक्वल है, बी cos थीटा की इक्वल है। बिल्कुल सिमिलरली यहाँ भी क्या होगा, ए एक्स किसकी इक्वल होगा, ए cos थीटा की इक्वल होगा, और जिसे हम कह देंगे ए बी cos थीटा। अब देखें ए डॉट बी करें या बी डॉट ए करें तो आपका आंसर क्या आ रहा है, ए बी cos थीटा। ये भी ए बी cos थीटा और
ये भी ए बी cos थीटा। इसका मतलब क्या है, तरतीब चेंज करें तो स्केलर प्रोडक्ट में कोई तब्दीली नहीं आती, ए डॉट बी करें या बी डॉट ए करें। इसको हमें डायग्राम के जरिए समझ भी लिया है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये सिचुएशन आती है तो हम कहते हैं यहाँ पे एक लॉ एप्लीकेबल हो रहा है, उस लॉ को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। यहाँ पे फिर ये कह सकते हैं कि जो आपका स्केलर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, या ये भी कह सकते हैं कि आपका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव है। मीन ए डॉट बी करें या बी डॉट ए करें, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो डेली लाइफ में हम स्केलर प्रोडक्ट को कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसके हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेने लगे हैं। देखिए आपके पास कोई ब्लॉक है, उस ब्लॉक को खींचने के लिए हम इस तरह फोर्स लगाते हैं। किसी भी चीज़ को किसी चीज़ को रस्सी बांधे उसको खींचना शुरू कर दें, बिल्कुल इसी तरह यहाँ हमने फोर्स लगाई इस तरह। अब बताएं ब्लॉक कहाँ जाएगा, फोर्स की डायरेक्शन में जाएगा या फिर इस सिमत में जाएगा। तो आप कहेंगे सर इस रेड वाली सिमत में जाएगा, क्यों भाई इधर क्यों नहीं जा रहा, तो क्योंकि यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट एप्लीकेबल हो रहा है। वो कैसे, अब हम यहाँ पे बनाएंगे फोर्स के दो कंपोनेंट्स, एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा। अब यो एफ साइन थीटा है, ये किसी काम का नहीं है, ये काम का होता तो ब्लॉक ऊपर भी जाता, लेकिन ब्लॉक ऊपर नहीं जा रहा। अब यहाँ पे सिर्फ दो फैक्टर्स काम के हैं, एफ कॉस थीटा और डी डिस्प्लेसमेंट। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो किसकी इक्वल हो गया एफ डी कॉस थीटा। अब भाई ये तो क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं एफ डॉट डी, जैसे ए डॉट बी किसकी इक्वल था ए बी कॉस थीटा, इसी तरह एफ डी कॉस थीटा भी किसकी इक्वल होगा एफ डॉट डी। ये तो भाई वर्क का फार्मूला बन गया। फिर हम कह सकते हैं ना वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क में फोर्स का सिर्फ वो कंपोनेंट इस्तेमाल होगा जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा, जो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा उस कंपोनेंट से कोई वर्क नहीं होगा, सिर्फ कॉस थीटा से वर्क होगा। ये बच्चे आपके पास वर्क एक एग्जांपल है स्केलर प्रोडक्ट की। सिमिलरली पावर भी आपके पास स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल है, पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी। पावर इज आल्सो अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पावर में क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे आपके पास वेलोसिटी आ जाएगा, बस इतनी चेंज आएगी। तो ये दो एग्जांपल आपके पास स्केलर प्रोडक्ट की हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इसकी डेफिनेशन, इसकी रिप्रेजेंटेशन और मैथमेटिकल स्टेप्स, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा के कैसे इक्वल आया, बी डॉट ए बी कॉस थीटा के कैसे इक्वल आया, ये कम्यूटेटिव है। लास्ट में हमने इसकी एग्जाम्पल डिस्कस की। ये तमाम चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट की क्या क्या खसूसियात हैं, वो खसूसियात हम डिस्कस करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। इस वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।